हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। चाहे प्री एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को काफी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए, आप उसको सॉल्व कर सको। इस तरीके से हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलो हम लोग हेडिंग डालते हैं मौलिक अधिकार। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख आपको पता है, मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है भारत के संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 15 तक या अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है आप मौलिक अधिकारों के बारे में देखोगे। अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक, अनुच्छेद 35 तक। मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आपको ये यहां पे समझना है कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा शब्द कहां से आया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैग्ना कार्टा जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है और ये लीगल डॉक्यूमेंट्स पर उस समय जो ब्रिटिश के जो शासक थे या अंग्रेजों के जो शासक थे, किंग थे 1215 में, जिनका नाम था किंग जॉन, उन्होंने इस कानूनी दस्तावेज पर जो है अपना मोहर लगाया था। उसी को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। ठीक है, ये कानूनी दस्तावेज क्या था, पहले इसके बारे में आप जानने का प्रयास करो। किंग जॉन जो है युद्ध में काफी बिलीव किया करते थे, काफी लड़ाइयां लड़ा करते थे। और आपको पता है जो युद्ध है ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है। युद्ध में बहुत सारे पैसे, संसाधनों का क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ये जो राजा थे पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने राज्य पर अनफेयर टैक्स लगाया करते थे। अनफेयर टैक्स या अनफेयर टैक्सेशन सिस्टम जो है इन्होंने लागू किया हुआ था। कुछ भी किसी के ऊपर लगा दिया जाता था। मंत्रियों से कर वसूला जाता था, देश की जनता से कर वसूला जाता था ताकि उस युद्ध के खर्चे को यहां से पूर्ति किया जा सके, जो टैक्स के थ्रू पैसा आएगा। ठीक है, इससे जनता में काफी नाराजगी हुई। साथ साथ में जो मंत्री थे राजा के, वो भी इससे काफी नाराज हुए। ठीक है, कि उनसे जो है अनफेयर तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई वहां पर कि सिविल वार भी हो सकता था। सिविल वार की संभावना तक आ गई, विद्रोह की संभावना आ गई, गृह युद्ध की संभावना वहां बन गई। तो जो राजा के मंत्री थे प्रांतों के, वो सब एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए। उन्होंने बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अनफेयर टैक्सेशन सिस्टम नहीं चलेगा, आपको एक फेयर टैक्सेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो मंत्रियों के दबाव में आकर और देश की जनता, जो जनता थी उनके दबाव में आकर राजा को एक लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना पड़ा, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया। इस कानूनी दस्तावेज में यह बताया गया कि राजा और मंत्रियों के बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे और साथ साथ में राजा मंत्रियों का जनता के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप होगा, उसकी व्याख्या इस कानूनी दस्तावेज में किया गया। और साथ साथ में जो देश के नागरिक हैं उनको कई सारे अधिकार दिए गए कि उनको फेयर ट्रायल मिलेगा, क्योंकि राजा किसी को भी विदाउट ट्रायल जेल में डाल दिया करता था। जो मनमानी तरीके से सजा देना चाहता था वो सजा दे देता था। तो अब यहाँ पर नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए गए इसमें कि भाई जो भी नागरिक बंदी बनाया जाएगा किसी अपराध में, उसके खिलाफ फेयर ट्रायल चलेगा। एक फेयर ट्रायल के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तब उसको जेल में भेजा जाएगा। इसके साथ साथ सरकार रिलीजियस मैटर पर कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, राजा रिलीजियस मैटर पर इंटरफेयर नहीं करेगा। ये इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई उनको। राइट टू प्रॉपर्टी की स्वतंत्रता दी गई, संपत्ति का अधिकार उनको दिया गया। और ऐसे कई प्रकार के अधिकार जो है जनता को दिया गया। और इस कानूनी दस्तावेज पे किंग जॉन
फोर्सफुली उनसे इस दस्तावेज पर साइन कराया गया, तो उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। और फंडामेंटल राइट्स कुछ इसी प्रकार के अधिकारों की बात यहां पर करता है देश के नागरिकों के लिए, और इसीलिए भारत के संविधान का इसको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। अब भारत का जो संविधान, जो मौलिक अधिकार है, अगर पूछा जाए किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये जो प्रभावित है ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से है, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे मौलिक अधिकार भारत का जो है वो किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है या किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बोलोगे अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स लिया गया है, यूएसए से लिया गया है ये, ठीक है। अब यूएसए के बिल ऑफ राइट्स क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। यूएसए में एक कानून के काफी बड़े विशेषज्ञ थे जिनका नाम था जेम्स मैडिसन। क्या नाम था उनका, जेम्स मैडिसन, या मैडिसन बोल सकते हो, जेम्स मैडिसन। जेम्स मैडिसन जो हैं, इन्होंने, क्योंकि अगर देखा जाए यूएसए का अगर इतिहास आप पढ़ोगे तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ और लगभग 10 से 11 सालों के प्रयास के बाद 1787 में इसका संविधान बनके तैयार हुआ, ठीक है। संविधान को इन्होंने ड्राफ्ट किया था 1789 में, 1787 में, और इसको लागू किया था उन्होंने 1789 में, इसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। तो संविधान को उन्होंने ड्राफ्ट किया था 1787 में और इसको लागू कराया था 1789 में, और लागू होने के 2 साल के भीतर यूएसए के संविधान में संशोधन किया गया, और ये संशोधन कराने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जेम्स मैडिसन, ठीक है, जेम्स मैडिसन भी बोल सकते हो। इन्होंने जो है संविधान को क्या कराया, कुछ संशोधन कराया और लगभग 10 अमेंडमेंट किए। कितने अमेंडमेंट, 10 अमेंडमेंट, 10 संविधान संशोधन इन्होंने किया, और इस 10 संविधान संशोधन के द्वारा 1791 में बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया अमेरिका के संविधान में। और ये बिल ऑफ राइट्स में अमेरिका के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे, कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए, जिसको बिल ऑफ राइट्स के अंतर्गत रखा गया। तो भारत को जो संविधान है वो इसी बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है, और इसी से जो है हमारा संविधान का मौलिक अधिकार जो है लिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि बिल ऑफ राइट्स कहां से आया, किसने किया, फिर बिल ऑफ राइट्स कहां से बना था, मैग्ना कार्टा से, क्योंकि ये प्रभावित थे, जेम्स मैडिसन प्रभावित थे मैग्ना कार्टा से। तो मैग्ना कार्टा का जो कानून दस्तावेज था उससे उन्होंने बिल्स ऑफ राइट बनाया, और बिल्स ऑफ राइट से जो है भारत का मौलिक अधिकार का जो है उदय हुआ, या भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था मौलिक अधिकार के बारे में। अब हम मौलिक अधिकार के बारे में कुछ इसका जो है सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे, इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं और या इसके क्या फीचर्स हैं, ये भी जानने का कुछ प्रयास करेंगे। तो आप बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 फीचर आप जानिए, सिग्निफिकेंस और इसके फीचर्स क्या हैं भारत के संविधान के। तो पहला फीचर अगर हम बात करें तो कहा जाता है जो मौलिक अधिकार है, इट इज ए नेगेटिव ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट, इट इज ए नेगेटिव ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट, यह राज्य के लिए नकारात्मक है या निषेधात्मक है, मतलब ये राज्य के अधिकार को कम करता है और देश की जनता के अधिकारों को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसमें जो कि राज्य के अधिकार इसमें कम हो रहे हैं, इसलिए राज्य के लिए नकारात्मक होता है। ये जो है राज्य को तानाशाही बनने से रोकता है, राज्य के अधिकारों को कटौती करता है, इसीलिए कहा जाता है इट इज नेगेटिव ऑब्लिगेशन फॉर दी स्टेट्स। और किसके पावर को बढ़ाता है, हम लोगों के, कॉमन पीपल के अधिकारों को बढ़ाता है, और राज्य के अधिकारों को क्या करता है, कम करता है। इसलिए राज्य के लिए नकारात्मक है और हमारे लिए क्या है, सकारात्मक है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है हमारे लिए। दूसरा अगर हम बात करें तो इट प्रमोट्स या इट इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, इट इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री।
यह राष्ट्र में या देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक है, यह राज्य में जो है या देश में राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करता है, स्थापना करता है। और किसी भी देश के विकास में ये तीन मेन पिलर होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यहां से स्टेब्लिश होती है और सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है पार्ट 4 से स्टेब्लिश होती है, डीपीएसपी में हम लोग पढ़ेंगे। तो और ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मिलकर आपको तीनों प्रकार का अधिकार दे देते हैं, पॉलिटिकल, सोशियो और इकोनॉमिक। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें इसके फीचर्स को, इट प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, इट प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। ये व्यक्तिगत कल्याण को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। अगर मान लीजिए मेरे पर्सनल मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, सिर्फ मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, बाकी किसी का नहीं है, तो मैं पर्सनल अपने मौलिक अधिकारों के लिए मैं अदालत जा सकता हूं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है। जरूरी नहीं कि पूरे मोहल्ले का, पूरे परिवार का, पूरे समाज का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तभी आप कोर्ट जा सकते हो। मेरे पर्सनल अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तब भी मैं जा सकता हूं। तो इट प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। चौथे की बात अगर हम करें तो इट इज जस्टिसिएबल, यह न्यायोचित होता है, यह न्यायोचित होता है। मतलब कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कोई करता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट अप्रोच कर सकते हो और इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो अगर हम जस्टिसिएबल का मतलब अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, it is enforceable by the court if it is found to be violated। ठीक है, इसे अदालत द्वारा लागू कराया जाएगा यदि इसका उल्लंघन होता है तो। ठीक है, यहां न्यायोचित का मतलब यही है कि अगर इसका उल्लंघन होता है किसी के द्वारा भी तो न्यायालय द्वारा उसको लागू कराया जाएगा। ठीक है, न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल होगा। पांचवा अगर हम इसके फीचर्स और सिग्निफिकेंस की बात करें तो मौलिक अधिकार अपने आप लागू है देश में, इसको लागू करने के लिए किसी नए कानून की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, इट इज इन्फोर्सेबल ऑल द टाइम, यह हमेशा लागू है, इसको लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है इट डज नॉट रिक्वायर एनी लॉ इन ऑर्डर टू इन्फोर्स। ठीक है, इट इज इन्फोर्सेबल ऑल द टाइम का मतलब है कि इसको लागू करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः ही लागू होती है। जबकि डीपीएसपी में हम पढ़ेंगे तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। डीपीएसपी अपने आप स्वतः लागू नहीं होती है और अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, वो गैर न्यायोचित होती है। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो अभी के चैप्टर में हम चूंकि मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो इसलिए मौलिक अधिकार के बारे में भी हम यहाँ सीमित रहेंगे। बाकी जब अगला चैप्टर हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यही बताने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो वहां पर आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। अभी बस आप इतना जानो कि मौलिक अधिकार क्या है, कहां से आया, कैसे आया और इसके क्या सिग्निफिकेंस और इसके क्या फीचर्स हैं। तो ये चीजें हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे तो आपको पता है जो भारत का संविधान है, जो देश का संविधान है हमारा, वो देश के प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार उपलब्ध कराता है। ईच सिटीजन ऑफ इंडिया, ईच सिटीजन ऑफ इंडिया गेट्स 6 फंडामेंटल राइट्स। देश का प्रत्येक नागरिक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है उपलब्ध कराता है। कौन? भारत का संविधान मौलिक अधिकार। ठीक है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको यहां पर मिलते हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, समता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार,
राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। और तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर आप पढ़ोगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट पढ़ोगे तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। और नेक्स्ट जो अधिकार है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो आपको मिलता है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में मिलता है। और छठा जो मौलिक अधिकार आपको दिया गया है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 32 में। ठीक है, पहले हम इन 6 अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन इन 6 अधिकारों को विस्तार पूर्वक पढ़ने से पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत के मौलिक अधिकार जो उल्लेख है संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और यहाँ पर आपको जो अधिकार मिल रहे हैं अनुच्छेद 14 से शुरू हुआ है, 14 से 18। तो आर्टिकल 12 और 13 में क्या है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो आर्टिकल 12 और 13 में आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए इन 6 अधिकारों में इसका उल्लेख नहीं है आर्टिकल 12 और 13 का। आर्टिकल 12 में कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं और आर्टिकल 13 में भी कुछ चीजों का डेफिनेशन दिया गया है। जैसे आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है तो आर्टिकल 13 में कानून की परिभाषा दी गई है। तो हम इन अधिकारों को शुरू करने से पहले, मतलब मैं आपको ये अधिकार पढ़ाऊं इसके पहले आपको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में विस्तार पूर्वक बताता हूं, क्योंकि अगर ये दोनों आर्टिकल आपको क्लियर रहेंगे तो बाकी फिर जो अधिकार आपको यहाँ पे दिए गए हैं उसको समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम अगली क्लास में आपको ये पढ़ाएंगे आर्टिकल 12 और 13। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में इसको हम कवर कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।